हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैत्री ट्यूटोरियल। तो फ्रेंड्स, हमने अपने पिछले सारे वीडियोस में पढ़ा था पाचन के बारे में, जो जैव पराक्रम का एक टॉपिक था, और उसके क्वेश्चन आंसर के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया था। अब इसमें हम पढ़ेंगे परिवहन तंत्र के बारे में। ये भी जैव पराक्रम का ही एक टॉपिक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि परिवहन तंत्र या संवहन की आवश्यकता ही क्यों है हमारी बॉडी में। तो जैसे सामान्य दैनिक जीवन में दैनिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए या एक जगह से दूसरे जगह आने जाने के लिए यात्रा करनी पड़ती है। दैनिक जीवन की ज़रूरतें जैसे पढ़ाई लिखाई, खाना पीना, उन सबको लाने ले जाने के लिए ये सारी चीज़ें घर पे ही तो अवेलेबल नहीं होती हैं, तो इन्हें एक जगह से दूसरी लाना ही पड़ता है घर पे। तो उसके लिए हमें एक जगह से दूसरी जगह जो आना जाना पड़ता है, और उसके लिए यात्रा करनी पड़ती है, और यात्रा के लिए वाहन की आवश्यकता होती है। ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर में भी दैनिक पोषक तत्वों को पूरा करने के लिए हमारे शरीर के पदार्थों को एक जगह से दूसरी जगह तक वाहन या परिवहन करना पड़ता है, और उस परिवहन में कई विशेष अंग भाग लेते हैं। उन्हीं सब परिवहन अंगों को मिलाकर परिवहन तंत्र कहा जाता है। तो जैसे कि हम लोग एक जगह से दूसरी जगह आए गए, तो किसी गाड़ी, मोटर, हाथ पैर किसी के थ्रू आते जाते हैं, वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। उसी तरह हमारी बॉडी में भी सारे जो हमने खाए हम लोगों ने जो पाचन पढ़ा, पाचन में जो हमारे पोषक तत्व थे वो हमारे ब्लड में आ तो गए, वो हमारी बॉडी में पच तो गए, पच के वो कहाँ जाएंगे, तो पच के वो रुधिर में जाते हैं। रुधिर जो होता है वो हमारे पोषक तत्वों को एक जगह से दूसरी जगह से, जैसे हर बॉडी पार्ट में जिस तरह से उसका यूज है, कहीं फिर रुधिर सबको देते देते वो भी डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है, ऑक्सीजन बांटते बांटते, तो फिर उसको भी रिटर्न होना होता है। तो ये सब जो काम होता है, जैसे आप समझ सकते हैं कि रुधिर एक डिलीवरी बॉय की तरह होता है, कंपनी से सामान ला के घर घर बांटेगा। तो वैसे सेम वर्क इसका भी है। वहाँ से कहीं से ऑक्सीजन लेके, तो कहीं से पोषक तत्व लेके, तो कहीं से पोषक तत्व को रिपेयर करवा के, ये सब करके वो पूरी बॉडी के एक एक पार्ट्स को बांटने का काम करता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि संवहन कितने तरह से होता है। यहाँ तरह का मतलब है कि किस उसका सिस्टमेटिक बॉडी पार्ट में उसका फिगर क्या होगा, जैसे किस तरह से किस बॉडी पार्ट में किस फिगर के थ्रू वो होगा। तो ये दो तरह से होता है, एक होता है खुला परिसंचरण तंत्र और दूसरा होता है बंद। तो खुले में क्या होता है, परिसंचरण तंत्र में क्या होता है कि ये कोशिकाओं के सीधे संपर्क में होता है, और ऐसा होता है आर्थ्रोपोडा मोलस्का, और इस प्रकार के परिसंचरण तंत्र पाए जाते हैं। इस तरह का परिसंचरण उन सब जीवों में पाया जाता है जिनमें बैकबोन नहीं होता है। बैकबोन का मतलब जो कॉर्डेट्स नहीं है, जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है, जो वेल डेवलप्ड नहीं होते हैं, जिनके बॉडी पार्ट में डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम जैसे कई सारे सिस्टम, सारे काम करने के लिए अलग अलग सिस्टम नहीं हैं। इन सब वैसे सब जीवों के, भले वो छोटे हों चाहे बड़े हों, उन सब जीवों के शरीर में ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, जिनके बॉडी पार्ट्स वेल डेवलप्ड हैं, भले वो बहुत छोटे जीव हैं। जैसे केचुआ छोटा जीव है, लेकिन उसके बॉडी पार्ट्स डेवलप्ड होते हैं, तो इसलिए आप ऊपर से नहीं देखते हैं, अंदर के जो है डाइजेस्टिव सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो ये सब होता है उसकी बॉडी में, डेवलप्ड होता है। तो उसमें भी क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, उसमें भी नर्व्स होते हैं बॉडी के एक प्रोडक्ट को दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। देखिए, ये है ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। यहाँ हार्ट है, हार्ट ने पंप किया ब्लड, फिर ये पूरी बॉडी में इस तरह से आता जाता है। ये भी नहीं है कि किसी भी तरह से ऐसे चल दिया, इसमें ये एंजाइम के थ्रू ये कंट्रोल्ड होता है। इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो एंजाइम के थ्रू, क्योंकि आप देख सकते हैं सिर्फ बड़े पार्ट जो होते हैं बॉडी के, यहीं पे किसी तरह से किसी भी वे में चल रहा है। बाकी हाथ पैर इसके देख सकते हैं, इन सब जगह पे ये भी एक रिदम के से चल रहा है, एक तरफ से जा रहा है तो दूसरी तरफ से आ रहा है। दूसरा है बंद परिसंचरण तंत्र। इसमें तो बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से होता है। इसमें कुछ परिसंचरण जो होता है वो कुछ विशेष अंगों और नलिकाओं द्वारा होता है, जैसे कि सभी कॉर्डेट्स। ये मैंने ह्यूमन का दिया है, देख सकते हैं आप कितने सिस्टमेटिक ढंग से पूरी बॉडी में पहुंच रहा है। कशेरुकी और एनिलिडा ये संघ हैं, इन सब में इसी तरह से होता है, क्लोज परिसंचरण तंत्र होता है। अब दूसरा हम पढ़ते हैं कि परिवहन तंत्र के प्रकार क्या हैं। अब ये वाला जो प्रकार है ये उस बेसिस पे है कि कौन से द्रव
कौन से लिक्विड के थ्रू हमारी बॉडी में परिसंचरण होगा। तो ये 3 तरह से होते हैं। पहला होता है जल। जल परिवहन तंत्र उन सभी ये इसमें आवश्यक पोषक तत्व जो होते हैं उनका परिवहन जल द्वारा होता है, जैसे स्पंज, हाइड्रा और स्टारफिशेस। स्टारफिश का मैंने यहाँ पे एक फिगर भी लगाया है। अब दूसरा है रुधिर परिवहन तंत्र। इसमें आवश्यक पोषक तत्वों का जो परिवहन होता है वो रुधिर द्वारा हो जाता है, जैसे सभी कशेरुकी जंतु, केचुए व कुछ कीट भी होते हैं जिनमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। अब एक है लिम्फ परिवहन तंत्र। इसमें लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है, लिम्फ जो है जब ब्लड से जो होते हैं रुधिराणु, ब्लड कॉर्पल्स, वो बाहर हो जाते हैं तो जो बचता है ब्लड का पार्ट उसे लसिका कहा जाता है या लिम्फ कहा जाता है। अब रुधिराणु आपको अभी आगे वीडियो में बताते हैं क्या होते हैं। तो ये रुधिर केशिका हमने अभी डाइजेशन के टॉपिक में लसिका केशिकाएं, ये कोशिका नहीं है, ये केशिकाएं हैं। लसिका कोशिकाएं और रुधिर केशिकाओं के बारे में हमने पढ़ाया है। तो जब रुधिर केशिकाओं द्वारा छनकर जो रुधिर होता है वो केशिकाओं द्वारा छनकर लसिका के द्रव के रूप में, रुधिर जो होता है वो केशिकाओं द्वारा छन के लसिका द्रव के रूप में ऊतक परिवर्तित हो जाता है और सीधे ऊतक कोशिकाओं के संपर्क में आ जाता है। तो इसे लसिका तंत्र कहा जाता है। लसिका वास्तव में बिना रुधिराणु का रुधिर ही होता है। कॉर्डेटा संघ के जंतुओं में रुधिर व लसिका दोनों तंत्र पाए जाते हैं। जैसे जिनमें बैकबोन होता है उन सब में लसिका तंत्र भी पाया जाएगा, रुधिर तंत्र भी पाए जाएंगे। ये है लसिका तंत्र। लसिका तंत्र का एक अंग है टॉन्सिल्स, जो कि आप लोग बहुत सुनते होंगे। अक्सर कुछ बहुत ठंडा खा लेने से, इन्फेक्शन होने से टॉन्सिल सबके बढ़ जाते हैं। जो आपके मुंह में जहाँ एक बीच में यूवुला लटका होता है उसके बगल के दोनों पार्ट्स को टॉन्सिल्स कहा जाता है। तो ये जो है ये लिम्फ सिस्टम का एक पार्ट है। इसका भी लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम का भी इंट्रोडक्शन है 10th में, उसे भी हम पढ़ेंगे अपने आने वाले वीडियो में। अभी तो सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट हुआ है। वे अंग जिनकी मदद से रक्त का परिवहन होता है परिवहन या संवाहन अंग कहलाते हैं और सारे अंगों को मिलाकर परिवहन कहा जाता है। जैसे कि हमने बताया ना, हार्ट हो गया, उसके बाद जो सारी जो वेसल्स मतलब वाहिनियाँ हो गई और इसमें जो ब्लड है इन सब को मिला के ये सारे एक एक अंग हैं। इन सब को मिला के, सारे अंगों को मिला के परिवहन तंत्र कहा जाता है। वैसे भी अभी हमने नाइन्थ में तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि सेल्स से अंग तंत्र तक कैसे पहुंचते हैं। तो परिवहन तंत्र में 3 तरह के अंग सम्मिलित होते हैं। पहला हो गया संवाहन ऊतक। संवाहन ऊतक क्या है? रुधिर। रुधिर को संवाहनीय परिवहन ऊतक कहा जाता है। दूसरा हो गया एक पेशीय पंप। एक पेशीय पंप क्या है? हार्ट। ये ब्लड को पंप करता है। पंप का मतलब कि ढकेलता है केवल, जैसे मशीन में इंजन होता है वैसे ही हमारी बॉडी में हार्ट भी हमारी बॉडी पार्ट का इंजन है जो ब्लड को धकेलता है सारी बॉडी पार्ट्स में आने जाने के लिए। वरना ब्लड तो ऑक्सीजनेटेड लंग्स से होता है। हार्ट का काम ही केवल यही है कि वो पंप करे जो हमारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हैं उनको लंग्स के पास, और लंग्स से आए हुए ब्लड को पंप करे बॉडी में जाने के लिए। और तीसरा है रुधिर वाहिनियाँ। इसमें होती हैं धमनियाँ और सिराएं। अब ये दोनों हार्ट से निकलती हैं। हार्ट सिराएं जो होती हैं ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती हैं जिनमें ऑक्सीजन नहीं होता है, और धमनियाँ जो होती हैं ये लेके आती हैं ऑक्सीजन वाले ब्लड। तो ये हार्ट से निकल के पूरी बॉडी में फैलती हैं, और ये जो होता है सिराएं होती हैं ये पूरी बॉडी से निकल के हार्ट में पहुंचती है। और ये थोड़ी पतली होती हैं और धमनियाँ मोटी होती हैं क्योंकि उनमें ज़्यादा ब्लड होता है और वो उनका स्पीड भी ज़्यादा होता है। जो आप लोग बीपी 120/80 या 90 के बीच का जो पढ़ते हैं रेशियो, ये 120 जो होती है ये धमनी का है। धमनी में 120 की रफ्तार से ब्लड जाता है और सिराओं में 80 से 90 के बीच। अब हम इसमें पहला टॉपिक पढ़ते हैं संवाहनीय ऊतक और रुधिर के बारे में। रुधिर क्या है?
रुधिर एक संवहनीय तरल संयोजी ऊतक है जो पोषक और अवशिष्ट पदार्थों को उचित स्थान पर पहुंचाने का कार्य करता है। मैंने बताया ना, रुधिर केवल जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो अवशिष्ट को भी तो लेगा, अवशिष्ट पदार्थों का कहाँ पहुंचाना है, कुछ को मल के थ्रू बाहर निकलवाना है, कुछ को मल के थ्रू से बाहर नहीं होते हैं, कुछ जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं तो किडनी के में जाते हैं, और किडनी उनको जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको बाहर करता है बॉडी से, और जो यूजफुल होते हैं उनको शरीर में फिर से देता है। तो देखिए, गैस ब्लड में जो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को आगे पीछे का नाम गैसेस एक्सचेंज जो होता है, गैसों का आदान प्रदान, इसका काम तो फेफड़ा करता है। लेकिन उसके बाद जो मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, अमीनो एसिड्स होते हैं, इन सबको चेंज करने का, एक्सचेंज करने का काम किडनी करता है। किडनी करता है, लीवर भी करता है। तो उनको उचित स्थान पे पहुंचाने का, ब्लड का केवल इतना काम है कि उसे वहाँ पहुंचा दें, उसके बाद वहाँ उसके साथ क्या होना है वो बॉडी का पार्ट डिसाइड करेगा। तो रुधिर में दो प्रमुख पदार्थ पाए जाते हैं जो कि मैंने भी आपको बताया था। पहला है प्लाज्मा और दूसरा होते हैं रुधिराणु या रुधिर कणिकाएँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्लाज्मा क्या है। प्लाज्मा जो होता है वो रक्त का लगभग 55% भाग होता है जो पतला, हल्का और पीला रंग का तरल होता है। इसमें लगभग 90% जल और 10% कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक घुले होते हैं। प्लाज्मा में पचे हुए पोषक तत्व, रुधिर, प्रोटीन, हार्मोन्स, उत्सर्जी पदार्थ, एंजाइम्स, एंटीबॉडीज आदि घुले होते हैं। हमने आपको आगे ही बताया था कि सारे पदार्थ जो आपकी बॉडी में आ तो गए हैं, लेकिन उन्हें किस पार्ट में पहुंचाना है, कहाँ किसे ले जाना है, एक समझ सकते हैं आप कि ब्लड जो होता है वो डिलीवरी बॉय का काम करता है। डिलीवरी बॉय के पास बहुत सारे सामान होते हैं, लेकिन उनमें एक भी सामान का वो ना यूज कर सकता है, ना उसे किस तरह से क्या करना है उसका कुछ नहीं कर सकता डिसाइड। कंपनी देगी और वो लाके ग्राहक को देगा। अब ग्राहक को क्या करना है, कंपनी को क्या भेजना है, ये उन दोनों पे डिसाइड करता है। ये बीच के लाने और ले जाने का काम करते हैं। सेम वही रोल रुधिर का भी है। रुधिर भी किसी भी प्रोडक्ट के साथ कुछ नहीं कर सकता है, केवल उनको उस बॉडी पार्ट के पास पहुंचाने का काम करता है। अब प्लाज्मा के कार्य पढ़ते हैं। तो प्लाज्मा में जो प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन दो एक वो होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं जो लीवर बनाता है, और लीवर से रुधिर में आता भी है। रुधिर में ये आता है, तो ये दोनों प्लाज्मा में ही घुले होते हैं। प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन प्लाज्मा में घुले होते हैं। तो ये दोनों जो होते हैं ये रुधिर का थक्का नहीं जमने देते हैं, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। अभी हम आगे के टॉपिक में जब पढ़ाएंगे रुधिरांश, तो उसके बाद पढ़ाएंगे रक्त का थक्का जमने का भी टॉपिक। तो उसमें हम अच्छे से समझाएंगे कि फाइब्रिनोजन क्या काम करता है और प्रोथ्रोम्बिन क्या करता है। देखिए, जब लैब में ब्लड इकट्ठा किया जाता है तो ये देखिए, ये इतना पार्ट होता है प्लाज्मा, और प्लाज्मा से ही बीमारियों का पता लगाया जाता है कि इनकी बॉडी में किस चीज़ की दिक्कत है और कौन सी दिक्कत नहीं है। किसी भी बीमारी का पता प्लाज्मा से ही लगाया जाता है। और ये बीच में वाइट ब्लड सेल्स हैं, और ये है रुधिराणु। अब दूसरा हम पढ़ते हैं टॉपिक। इसमें दूसरा है पार्ट, पहला तो प्लाज्मा था, दूसरा है रुधिराणु या रुधिर कणिकाएँ। तो रुधिराणु जो है ये तीन, रुधिराणु या रुधिर कणिकाएँ, ब्लड कॉर्पल्स, ये 3 तरह की होती हैं: रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और रुधिर प्लेटलेट्स। अब इन तीनों के बारे में हम डिटेल में समझेंगे। यहाँ पे हमने इंट्रोडक्शन दे दिया है। इन तीनों के बारे में हम डिटेल में समझेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक में नहीं, नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो ट्रांसपोर्ट का इंट्रोडक्शन, टाइप्स और ब्लड का इंट्रोडक्शन, ये सब कंप्लीट हुआ इस वीडियो में। और हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे ब्लड में WBC, RBC और प्लेटलेट्स, RS फैक्टर्स, ब्लड ग्रुप्स और ब्लड क्लॉटिंग के बारे में। ये सब पढ़ेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोगों के कोई भी डाउट रहते हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, और उससे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में समझाने की कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई